अभी जब इस्माइल हानिया की शहादत से पहले भी, जब यहाँ से ईरान ने अप्रैल में जब ये यहाँ से मिसाइल फायर हुआ और सारा कुछ हुआ, तो जॉर्डन या तो अमेरिकन की हमने बात डिस्कस की थी कि वो अमेरिकन सीरिया की तरफ गिरे, डेथ हुई है, या जॉर्डन की तरफ हुई है वो दरमियान में। फिर उसके बाद वो कुछ उन्होंने मिसाइल्स रोका भी, सब कुछ किया। तो अभी जब इस्माइल हानिया की सॉरी जब ईरान के सदर की तकरीबी हलफ बर्दारी थी, तो वहाँ पर भी जॉर्डन का जो डेलीगेशन था वो ज़रा लो लेवल ऑफिसर्स थे। वो मैंने आपसे कहा कि 20 साल से कोई वहाँ पे इस लेवल की पर्सनैलिटी नहीं गई जो आज गए हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है ईरान का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस विजिट में जो है ये बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बात जो ईरान से भी आ रही है और मशरिक़ वस्ता से भी आ रही है, वो ये है कि जॉर्डन जो है वो किसी सूरत भी, किसी भी अंदाज में इसराइल पे अटैक हुआ तो वो डिफेंड नहीं करेगा। जी नहीं, डिफेंड से मुराद ये है कि कोई मिसाइल, कोई कुछ भी उसको वो नहीं रोकेगा, या किसी भी अंदाज में डिफेंड नहीं करेगा। और अब तक जो है वो जॉर्डन, चूँकि अमेरिका का देखना है कि क्या होता है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो खबरें हैं कि इसलिए जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान गए हैं। और उन्होंने जाने से पहले, ये मैंने हालिया काफ़ी अरसे से जो सख्त तरीन बयान आया है जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का, वो मैं वहाँ की न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, और वो 5th स्लाइड है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि रोग स्टेट ऑफ इसराइल को काबू करो। ठीक है, रोग स्टेट ऑफ इसराइल को, 5th स्लाइड। ठीक है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एमन सवादी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि ये जो है रोग स्टेट, ठीक है ना, जो वॉर और डिस्ट्रक्शन को इस पूरे खत्ते में लेकर आ रहा है। तो जॉर्डन जो है वो, एक तो मैंने आपसे वजह बताई कि वहाँ पे फ़लस्तीनी है बहुत ज़्यादा। फिर जॉर्डन ने, आपको याद होगा दरमियान में जो एड जारी थी गज़ा, तो वो भी जॉर्डन से फ्लाई हो रहे थे सारे जहाज़ और सारा। तो जॉर्डन बड़ा, मतलब खालिद मिशाल भी वहाँ पे थे। जॉर्डन ने खुद बड़े, एक बात जगह होती है ना जियो पोलिटिकली, तो वो बहुत जो है उन्होंने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो इस्माइल हानिया वाला वाक़या हुआ है, इसने सारा, अब आप देखें ना, इस्माइल हानिया से पहले खालिद मिशाल को यहाँ मारने की कोशिश हुई थी, यानी जॉर्डन में, अमान में, जब हमने कल जिक्र किया। अच्छा, अब इसमें जो है एक तो ये बात ही हो गई। दूसरा ये हुआ कि इनका एक डेलीगेशन पहुंचा था कायरा, ये जो मुज़ाकरात करते हैं, जो इनके लोग पहुंच गए थे वहाँ। ना हमास गई और ना वहाँ पे इजिप्ट ने, बल्कि वहाँ पर इजिप्ट की तरफ से गालिबन ये बात की गई कि आप तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से। इजिप्ट की तरफ से ये कहा गया इसराइल के डेलीगेशन को कि जी आप तशरीफ़ ले जाएं। जब इनको तशरीफ़ ले जाएं तो इन्होंने वहाँ पे फटा डाला कि जी वो एक मैप्स वगैरह हमने दिखा दी हैं इजिप्ट को कि देखें ये टनल्स थी और ये टनल से असला देते थे, गज़ा में पहुँचाते थे, ये पहुँचाते थे। इन्होंने फिर इजिप्ट के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया, जो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, कभी कतर पे, कभी इधर, कभी उधर। उसके बाद खैर ये सारा करके ये डेविड बार्निया को उन्होंने कहा जाओ, दौड़ जाओ। उसके बाद ये हुआ कि इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करके कहा कि अगर यहां जंग छिड़ती है लेबनान के साथ तो मिस्र आपके साथ खड़ा होगा। और यहां पर मैं कोट कर रहा हूं इजिप्ट टुडे 17th, इजिप्ट ने लेबनान की सपोर्ट कर दी, मुकम्मल तौर पे कहा उनको कि हम मुकम्मल तौर पे आपके साथ होंगे, ये 17th। ठीक है, और ये जो है ये 16th को भी हम कोट कर देते हैं, एराम अल एराम को भी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये एक ऑल आउट वॉर, ये वो नहीं है कि जिसको मैंने कहा ना ये ओपन एंडेड है, इसमें ये नहीं है कि जी। और इसमें दूसरी जो बात एक बड़ी, परसों सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे, परसों मंगल का दिन उन्होंने रखा है। और इसमें जो है वो इसराइल की तरफ से अब वो अपना सारा डिफेंस सिस्टम जो भी उनका एरो 3, एरो 2, ये हम अगर देखें तो उसकी उनकी जो रेंज है वो एरो 3 है उनके पास, एरो 2 है, डेविड स्लिंग है, फिर आयरन डोम है, फिर आयरन बीम है जो छोटे लेवल पे उनके हैं 10 किलोमीटर तक। लेकिन मामला ये है कि मतलब अगर बारिश होगी तो उस बारिश को ये कैसे रोकेंगे। बारिश होगी रॉकेट्स की
और मिसाइल्स की तो उसको कैसे रोकेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो साइप्रस को भी, यानी कई सफारत खाने ऐसे हैं जो लेबनान से शिफ्ट हो गए हैं साइप्रस, कब्रस। मेडिटेरियन सी का अगर नक्शा हम देखें, मेडिटेरियन सी जो है बैर रोम में, तो उस नक्शे को देख के बहुत कुछ हमें समझ में आता है। और उसमें हमें ये पता चलता है कि जो मेडिटेरियन सी है तो उसमें यानी एक ऐसे चौकोर सा है मेडिटेरियन सी, लेकिन उसमें जो है वो हमें, अगर मेडिटेरियन सी को हम देखें और इसी से फिर रेड सी निकलता है, यानी इसी से फिर नहर सुएज भी निकलती है, अगर इसको हम देखें तो इसके बिल्कुल हम अगर राइट हैंड पे चले जाएं जहां एशिया लिखा हुआ तो सीरिया, और आप देखें कि टर्की कहां पे है, टर्की के बिल्कुल साथ करीब, यानी मैप को अगर थोड़ा सा हम किसी तरह से इस तरह, ये साइड इस तरह की थोड़ा सा इस तरह दिखा सकें, जो ये वाली साइड है, तो हम देखेंगे कि टर्की, साइप्रस, लेबनान, इसराइल ये कैसे साथ साथ हैं, और सीरिया कौन से, वो तातस जहां पे रशियंस बैठे हैं, टाटस की बंदरगाह, और नीचे इजिप्ट है, और साथ ही जो है वो, यानी आप ये देखें कि इसराइल की पोजीशन, यानी मेडिटेरियन साइड से देखें, समंदर की साइड से देखें कि क्या पोजीशन है। अभी तो हमने वो उस तरफ से हम देखते हैं ना कि सीरिया है तो इराक, लेकिन आप समंदर की साइड से देखें तो यहाँ पे टर्की है और जो है। अच्छा, बैरूत और हैफा जो है ना, हैफा और बैरूत ये 40 मिनट की ड्राइव है बाय रोड, बल्कि एक मेरे ख्याल से इनके दरमियान कोई एक ज़माने में कोई ट्रेन वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। बैरूत और हैफा की बंदरगाहें जो हैं, इसको हिट करेगा हिजबुल्लाह, हैफा को हिट करेगा। अब तो ज़रूरी करेगा क्योंकि वहाँ पे अदानी ग्रुप बैठा है, तो हिजबुल्लाह तो हिट करेगा हैफा को। तो हैफा जो है वो वहाँ पे, हैफा तीसरा बड़ा शहर है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर ये बात हैफा के अंदर कही जा रही है, वहाँ पे हाई अलर्ट है वहाँ पर वो, और वो चाइना नहीं है तो वहाँ से तो और बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हैफा जो है उनका तीसरा बड़ा शहर है। और उसमें अब ये ध्यान में रखें कि वो तीसरा बड़ा शहर है तल अवीव और यरूशलेम के बाद, हैफा की बंदरगाह, और ये बड़ा तारीखी शहर है। और ये शहर जो है ये, इससे भी कुछ ईरान की यादें, हर इस इलाके की जो ज्योग्राफी है ना, वो ज्योग्राफी जो है वो इस इलाके की बड़ी तारीख और ज्योग्राफी बड़ी दिलचस्प है। ये जो शहर है ये बहाउद्दीन ने बसाया था। बहाउद्दीन वो जो कि ईरान से जिनको निकाल दिया गया था, बिहाई फ़िरका जिसको कहा जाता है, ये बिहाई मसला की, जो भी मजहब या जो भी फ़िरका या जैसे, तो वो जाके हैफा में रहने लगे थे। और उन्होंने आखिरी दिन कभी बगदाद, कभी ऑटोमन्स ने कहा था यहाँ से चले जाओ, फिर हैफा, फिर इधर उधर, वो उनको मतलब बहुत इश्यूज थे। लेकिन वो हैफा की जो, मतलब अगर जो बहाई लोग हैं उन्होंने हैफा जाना हो तो उनको पूरे इसराइल का नहीं मिलता वीज़ा वगैरह, उनको सिर्फ हैफा का मिलता है। वहाँ जाते हैं, वो जगह देखते हैं और वापस निकल आते हैं। अब वो यानी बैरूत हमेशा, ये जब 2006 में भी जब जंग हुई थी ना हिजबुल्लाह, तो वो हैफा, मतलब हैफा बैरूत हिट होगा तो हैफा हिट होगा, मतलब ये तय था। और इसीलिए हैफा जो है हिट हुआ था। वो बैरूत पे वो जब दाहिया को हिट करते थे, ये जवाब में हैफा को हिट करते थे हिजबुल्लाह वाले। यानी हिजबुल्लाह का जो टारगेट था वो तल अवीव से ज़्यादा हैफा था। और मैंने कहा 40 मिनट की ड्राइव है, और बिल्कुल आप मेडिटेरियन सी को देखें तो ये हैफा है, और ये जो है वो साथ ही जो है वो बैरूत है, और फिर उसके बाद दूसरी बंदरगाहें शुरू हो जाती हैं, और वहीं से जो है वो नहर सुएज निकलती है। मेडिटेरियन के अंदर से ही नहर सुएज निकलती है, और जो आगे जाके बहर अहमर बन जाती है, और फिर आगे जाके वो इंडियन ओशन में खुल जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर से आया, ये मेडिटेरियन से निकल रहा है। आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी से, ये नीचे से ये नहर सुएज निकली, यहाँ से जहाज वहाज जो चल रहे हैं, ये हुतीस का इलाका शुरू हो गया। इधर जो है वो अशबाब ग्रुप एक्टिव है, सोमालिया इधर उधर वो सारे एक्टिव हुए हैं। उधर जो है हुतीज हैं, इधर से वो जो जहाँ पे अटैक, तो ये सारा जो खिता। अच्छा, अब ये हो गया एक सिनेरियो कि भाई जॉर्डन ने क्या मैसेज दिया है, लेकिन जो अरब ममालिक बात कर रहे हैं वो बहुत अहमियत दे रहे हैं जॉर्डन के इस विजिट को। सऊदी अरेबिया ने अपने शहरियों को बाहर निकलने का कहा है, अमेरिका ने भी कहा है, और 24 घंटों में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि यानी 9 ऑनवर्ड किसी भी वक्त, क्योंकि वो ये है कि चूँकि रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट बैरूत का बंद कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए जो लोग फंस जाएंगे, उसके बाद शायद उनका सीरिया और एक खामोशी है ना, या ईरान कुछ
से कुछ आपको बात पता चल रही है, वो जाहिर है कि ये इंटेलिजेंस के लोग, उनके पास ज़्यादा मालूमात होंगी, ज़्यादा वो देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक तनकीद ये भी हो रही है कि क्या इस वक्त यहाँ पे, अच्छा ये ज़हन में रखें कि जो साइप्रस है, मेडिटेरियन सी को अगर हम एक दफ़ा एक मिनट और लूँ और मेडिटेरियन सी को दोबारा हम देखें, तो जो साइप्रस है, साइप्रस का आधा हिस्सा जो है वो टर्की के पास है। तो मतलब वो वहाँ टर्की है, ये ध्यान में रखें। मतलब वो जो टर्की है, वो अगर मेडिटेरियन सी का दूसरा वाला मैप देखें जिसमें हमें बिल्कुल साइप्रस नज़र आता है इसराइल के साथ, तो ये ध्यान में रखें साइप्रस है, वो साइप्रस का आधा हिस्सा टर्की के पास है, तो वहाँ टर्की बैठा है। और टर्की बिल्कुल आप समझ लें कि ये इधर बैरूत है, ये साथ जो है ये हैफा है, और ये साइप्रस है। और साइप्रस वो जगह है जहाँ से वो पियर वगैरह और वहाँ पर एड और वो सारा इमदाद वगैरह का साइप्रस कोशिश कर रहा था। ईयू का सबसे जो ईस्टर्न मुल्क है यूरोपीय यूनियन का, वो साइप्रस है। अब साइप्रस में बहुत सारे सफारतखाने चले गए, लेकिन साइप्रस भी चूंकि आधा टर्की के पास है, तो कुछ नहीं पता कि वहाँ पे आने वाले दिनों में क्या सूरत है। टर्की की फौज मौजूद है वहाँ पे। अब ये अगर मामला ज़्यादा ख़राब होता है यहाँ पे और टर्की मौजूद है, टर्की वो एक तो फटीला वहाँ से चला था ना इस्तांबुल, वो तो लंबा टाइम लिया था उसने। लेकिन जो साइप्रस को अगर आप लें तो साइप्रस तो बिल्कुल साथ, और साइप्रस का जो नॉर्दर्न इलाका है वो टर्की के पास है। अब ये है कि ये कहाँ पे जाएगा मामला, क्योंकि मैंने जो मेरी इतला है वो ये है कि अब ये जंग जो है ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक नहीं रहेगी। अगर हमले शुरू हो गए और जंग शुरू हो गई तो इसको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक महदूद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ वहाँ पे हुआ है ईरान के साथ, सॉरी लेबनान के साथ। लेबनान इस वक्त बिल्कुल, जो लोग भी जानते हैं हिजबुल्लाह को या मिले उनके रहनुमाओं से जो संजीदगी समझ, वो मतलब इसमें ये मैप आप देखें। अब ये जो साइप्रस है ना, इसका ऊपर का हिस्सा यानी नॉर्थ जो है वो तो टर्की के पास है। तो अब देखिए कितना क्लोजर है कि ये यहाँ से लेबनान से और इसराइल से जो है वो एक हिस्सा जो है। अच्छा, फिर उसके बाद यूनान के अंदर भी इस वक्त हाई अलर्ट हो गया, क्योंकि वो बाकी जो निकोसिया वाला साइप्रस है वो उस पर यूनान का ज़्यादा वो है, तो साइप्रस भी अपने आप को अलग रखेगा इस फड्डे से, वो क्यों इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, इसमें पता चला कि टर्की, मतलब है कि ये इशू ये बड़ी अजीब चीज़ हो गई है। और उसमें ये जो बात हो रही है ना कि उसमें सिविलियंस भी हिट होंगे, मतलब इसमें वो कहते हैं ना ग्लव्स ऑफ वाली बात, कि इसमें अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी नहीं, कोई भी नहीं। मतलब है कि अब वो एक खुली जंग होगी जिसमें क्या होता है अभी भी। अब मुझे नहीं पता कि कोई सफारती कोशिशें वगैरह होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो भी इस खत्ते में पहुंच गए हैं। जनरल माइकल ई क्यूरिला वो भी इस खत्ते में पहुंच गए।